So let's start our new topic. At the moment, I presume because you didn't ask any questions, so I presume कि आप लोगों ने किसी भी किस्म का आप लोगों को किसी भी किस्म का इशू नहीं है. The 125 students in presence here. अगर किसी भी किस्म का है तो one last call. Please go ahead. Ask me a question and I'll answer inshallah. चलें जी, शुरू किया जाए. अगला आ गए सारे. चलो बाकी आ जाएंगे तो उनको दोबारा के साथ खड़ा कर देंगे. पॉसिबल नहीं है लेकिन चलो कहने में क्या हर्ज है, मैं तो खुश हो जाऊंगी. चलें जी, मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. टीओएस थोड़ा सा इसको जरा नजर मारनी है. काफी हद तक कोर्स हो चुका है, उसको भी देख लेते हैं जरा. हमारे पास क्या क्या हो चुका है. बायोएनर्जेटिक्स हो चुका है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो चुकी, लिपिड मेटाबॉलिज्म हो चुकी, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो चुकी, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म हो चुकी. ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, ये हर मेटाबॉलिज्म के साथ होता है. कार्बोहाइड्रेट को उसके साथ, लिपिड को उसके साथ, प्रोटीन को उसके साथ और न्यूक्लियोटाइड्स को उसके साथ. उसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हुआ, ठीक है. एंड नाउ वी आर गोना स्टार्ट दिस टॉपिक नंबर 8, मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ीनोबायोटिक एंड ऑन्कोजेनेसिस. आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास 0.5 एसईक्यू है इसका और 3 एमसीक्यूज हैं, ठीक है. 3 एमसीक्यू 3 मार्क्स के, 0.5 एसईक्यू 2.5 मार्क का, तो टोटल 5.5 मार्क्स. लेकिन अब यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज है कि ये दो टॉपिक्स हैं. एक टॉपिक है हमारे पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स और दूसरा टॉपिक है हमारे पास ऑन्कोजेनेसिस. ये दो टॉपिक्स है हमारे पास जो मिल के 0.5 और 3 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है. तो इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन आएगा इसमें से ये वाला 0.5 वाला 2.5 नंबर का हो सकता है, 1 और 1.5 नंबर का आ जाए. हो सकता है कि आपके पास दोनों में से कोई एक आ जाए, दूसरा ज़ीनोबायोटिक में से क्वेश्चन दे दे, ऑन्कोजेनेसिस में से ना दे. पॉसिबल. इसी तरह एमसीक्यूज भी हो सकता है, दो एक में से एक में से तीनों में से. तो सेट रूल नहीं है, ये तो कंबाइंड टॉपिक है, ठीक है. कंबाइन करके किया हुआ. वैसे ये टॉपिक कंबाइन नहीं है. मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ीनोबायोटिक का ऑन्कोजेनेसिस के साथ किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है. ऑन्कोजेनेसिस का जेनेटिक्स के साथ लेना देना है, ठीक है, हमारी मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स के साथ. ठीक हो गया जी. सो लेट्स स्टार्ट. ये है जी आपकी कोर्स आउटलाइन मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स की, ठीक है. 7 रिसोर्स लिखा हुआ है इसका. 30th एडिशन में से पर 30th एडिशन में ये है चैप्टर 47. The name of the topic in the Harper is same as the name of the topic we have, that is metabolism of xenobiotics, ठीक है. हार्पर 31st एडिशन 32nd एडिशन में देख लीजिएगा, अगर कोई चैप्टर नंबर डिफरेंट हुआ, ठीक है, तो नेम चैप्टर का यही होगा. ऑलराइट जी. ये चैटर्जी में भी मौजूद है, लेकिन आई वुड नॉट सजेस्ट चैटर्जी, ठीक है. आई वुड सजेस्ट हार्पर. गो फॉर हार्पर. इजी चैप्टर है, 6-7 पेजेस का चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, मजे का. यू अगर आप उसको वहां से पढ़ भी लेंगे ना, तो नॉवल की तरह यू लाइक इट. आई लाइक इट, so I think you will like it as well. हाँ जी. इसके अंदर आ जाता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म के अंदर और ज़ीनोबायोटिक्स में. सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखनी है, क्लासेस देखनी है. क्लासेस किसकी भला? क्लासेस हमने देखनी है important xenobiotics of medical relevance, their phases of metabolism and clinical significance. उसके बाद साइटोक्रोम P450 बता दिया उसने कि किसकी. साइटोक्रोम P450 नाम सुना हुआ है आप लोगों ने. इफ यू कांट रिकॉल, वैसे तो रिकॉल हो जाना चाहिए. इफ यू कांट रिकॉल, एचपी शंट की बायोमेडिकल क्या ना, एचपी शंट की बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस के अंदर देखा था ये. ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर जहां पे ग्लूटाथायोन इन्वॉल्व होता है. रिमेंबर ग्लूटाथायोन. इफ यू डोंट रिमेंबर डोंट वरी, हमने उसे रिपीट करना है इसके अंदर से आ जाएगा दिमाग में. साइटोक्रोम P450 हाइड्रोक्सिलिक साइक्लेट माइक्रोसोम्स सेम ही होता है, वो ग्लूटाथायोन वाला ही है. रोल ऑफ साइटोक्रोम P450 इन फेज 1 मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स. इंडक्शन ऑफ साइटोक्रोम P450, यानी कि साइटोक्रोम P450 को हमने ठीक ठाक तैयार करना. उसके बाद हमारे पास आ जाता है फेज 2 मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स. टाइप्स ऑफ फेज 2 रिएक्शंस,
responses to xenobiotic including pharmacological, toxic, immunological and carcinogenic effect। ठीक है, ये रिस्पॉन्सेज हैं, कैसे होते हैं, किस तरह होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ये ज्यादा लंबा काम नहीं। This is your course curriculum as prescribed by the UHS, लेकिन मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं टॉपिक जरा अलग से निकाल लेता होता हूँ। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं। जीनोबायोटिक्स, इसकी डेफिनेशन, क्लासेस, छोटी मोटी और चीजें, इसकी टाइप्स, इसकी रिस्पॉन्सेज वगैरह सारा कुछ आ जाएगा बीच में। देन वी विल स्टार्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक्स एज सच। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ना डिफरेंट देखेंगे। पहले आप लोगों ने मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट पढ़ी, लिपिड पढ़ी, आपने मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स पढ़ी, आपने मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ी। इन सब के अंदर आपने मेटाबॉलिज्म को क्या देखा कि मेटाबॉलिज्म इज divided into two: combination of catabolism and anabolism is called metabolism. Breakdown of the macromolecules and formation of the macromolecules are collectively called metabolism। लेकिन यहाँ पे ना हमारे पास थोड़ा सा एक डिफरेंट फिनोमिना है। ये जो जीनोबायोटिक्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते ज्यादातर। ठीक है, और अगर प्रोड्यूस होते भी हैं बॉडी में तो ये वो अनवांटेड सब्सटेंसेस है जिनको बॉडी जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। निकलो यार यहाँ से, यहाँ पे क्या कर रहे हो। ठीक है, तो हम इसकी ना सिंथेसिस नहीं पढ़ेंगे, हाँ डिग्रेडेशन जरूर देखेंगे। ठीक है, इसको वर्ड डिग्रेडेशन देना भी सही नहीं है। ठीक है, तो हम इसकी डिग्रेडेशन देखेंगे, हैंडलिंग इसकी देखेंगे। मेटाबॉलिज्म वर्ड यूज होगा मगर हैंडलिंग है कि इसको बॉडी में किस तरह ऐसी फॉर्म में लाया जाता है कि वो सॉल्युबल हो और उसके बाद वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, फेज 1 एंड फेज 2। हर फेज के हम देखेंगे, पहली फेज का जिस तरह हम देखेंगे रिएक्शंस और एंजाइम्स। ये फर्स्ट फेज के एंजाइम है साइटोक्रोम P450, आल्सो नोन एज मोनोऑक्सीजनेज। तो ये बहुत बड़ी क्लास ही कहूंगा, मोनोऑक्सीजनेज की बहुत बड़ी क्लास है। फेज 2 में भी इसी तरह हमारे पास रिएक्शंस और एंजाइम्स हैं। ये ज्यादा रिएक्शंस यहाँ पे भी ज्यादा है लेकिन सारे के सारे कंट्रोल होते हैं इससे P450 से। रिएक्शंस यहाँ पे भी ज्यादा है लेकिन हर रिएक्शन का अपना एंजाइम है, तो उसकी मैंने लिस्ट नहीं दी, वो हम जब वहां पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसको देख लेंगे। ठीक हो गया जी, दिस इज योर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। मुझे उम्मीद है कि ये हम 2 लेक्चर्स में खत्म कर लेंगे, एक आज का लेक्चर और एक हमारा इंशाल्लाह मंडे को लेक्चर, आई बिलीव मैं, हाँ जी मेरे ख्याल से मंडे को लेक्चर है। मंडे के लेक्चर में हम इसको इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स के अंदर इसको फिनिश अप कर लेंगे। कुछ बचा तो और भी कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक है। आपने इसकी वर्थ भी देख ली है कितनी इन योर TOS। xenobiotics, एक थोड़ी सी पिक्चर बनी हुई है, आप देख रहे हैं काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे माहौल में होती है, हमारी एनवायरनमेंट में। ये आप देख सकते हैं कि कोई पॉन्ड सा है, बीच सा है या कोई नाला सा, उसमें कचरा गिरा हुआ है। ये आप देख सकते हैं मेडिसिन हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं आपके पास पॉल्यूशन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के आपके पास प्लांट्स वगैरह हैं। ठीक है, so how would you define a xenobiotic? One word which I like about xenobiotic is they are strangers.
ठीक है। स्ट्रेंजर्स लिखने का मतलब, बताने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि ये वो फिनोमेना है, ये वो वाले कंपाउंड्स हैं आपकी बॉडी में, या तो आते नहीं है, या तो आ जाए तो इनको जल्द से जल्द बॉडी निकालने पे चलती है। स्ट्रेंजर्स का मतलब आपके घर में कोई स्ट्रेंजर घुसने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? या तो आप उसे आने नहीं देंगे, या अगर वो किसी तरह जोर जबरदस्ती करके घुस ही गया है तो क्या करेंगे? पुलिस को फोन करेंगे, मोहल्लेदारों को बुलाएंगे, अपने बहन भाइयों को इकट्ठा करेंगे, अपनी एक फौज बनाएंगे और उसको धक्के धुक्के देके घर से बाहर निकाल देंगे। It's just the same phenomena, exactly the same phenomena. The xenobiotics are not wanted in our body. If they come into our body somehow, if they are introduced into our body somehow, they are forced out. The force that is used are chemical reactions, phase 1 reactions and phase 2 reactions. ठीक है ना? A xenobiotic is a compound that is foreign to the body. ये तो strangers को ही थोड़ा सा elaborate कर दिया। इसकी एक और अच्छी definition है। A xenobiotic is a chemical substance found within an organism. Organism यानी कि हम, क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम वायरसेस फंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। तो organisms being us human beings. A xenobiotic is a chemical substance found within an organism that is not naturally produced or expected to be present within the organism. ठीक है। मैं इसको ये कहूंगा कि एक्सट्रीमली कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन नहीं है, बट दैट इज द बेस्ट वी कैन गेट। ठीक है। इसमें थोड़ा सा किंक है आगे, वो मैं थोड़ा सा चल के बताऊंगा। टाइप्स के अंदर, टाइप्स ऑफ xenobiotics के अंदर मैं आपको चल के किंक बताता हूँ। लेकिन अब तक यहाँ पे ये दिमाग, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो ऑर्गेनिज्म में ना तो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं और ना ही वहां पे होने चाहिए वो। ठीक है। कौन कौन से? कुछ एग्जांपल्स लें। नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स इन प्लांट्स, ये जो प्लांट्स होते हैं ना हमारे पास, जो हम एज अ फूड खाते हैं, प्लांट्स के हम स्टेम भी खाते हैं, प्लांट्स की हम रूट्स भी खाते हैं, प्लांट्स की हम लीव्स भी खाते हैं, प्लांट्स के हम फ्रूट्स भी खाते हैं, हर किस्म की चीज खाते हैं प्लांट्स के। तो कुछ तो चीजें उसमें न्यूट्रिएंट हमारे काम के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये चीजें हमारी काम की हैं। ठीक है। ऑफ कोर्स प्लांट है तो उसके सेल्स हैं, तो उसका डीएनए है, उसके अंदर आरएनए है, वो भी हमारे काम के हैं। ये मैक्रोमोलिक्यूल हमारे काम की चीजें। ठीक है ना। ये हमारी बॉडी बनाती भी है, तो इसका इनका इशू नहीं होता। लेकिन और भी बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं इनके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सारी की सारी हमारे लिए स्ट्रेंजर्स हैं, हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है ना। अब जिस तरह बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग 7वीं 8वीं जमात से, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल अगर हमारी बॉडी में आ जाती, प्लांट्स में होती है क्लोरोफिल, उनका एनर्जी मेकिंग फिनोमेना, वो क्लोरोफिल हमारी बॉडी में आ जाती है, तो हमारी बॉडी में किस काम की? ठीक है। एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, हो सकता है किसी किस्म की टॉक्सिसिटी कर दे, तो बॉडी उसको एक्यूमुलेट नहीं होने देती, निकालना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले ये नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स इन दी प्लांट फ्रूट। सेकेंडली सिंथेटिक कंपाउंड्स इन मेडिसिन, जो हम दवाइयां खाते हैं और आजकल के दौर में तो रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं। ये जो हम दवाइयां खाते हैं, इनमें जो कंपाउंड्स होते हैं ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते। पॉसिबल है कुछ होते हैं उनके एनालॉग्स हो, पॉसिबल है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते ही ना हो। ठीक है। तो दोज आर दी स्ट्रेंजर्स। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। अच्छा, अब बॉडी के अंदर ना, कल भी हमने पढ़ा था, बॉडी के अंदर जो डिसॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो होती है एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। जो एक्सपायर्ड एयर में होती है उसे हम गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। लेकिन बॉडी में ना पोल्यूशन नहीं होती है, बॉडी में कोई चिमनीज नहीं लगी हुई, बॉडी में किसी किस्म का कोई इस तरह का एग्जॉस्ट पाइप नहीं है जहाँ पे अंदर धुआं ही धुआं हुआ हो। स्मोकर्स को हो जाता है, वो सिर्फ लंग्स तक महदूद रहता है। अदर देन दैट हमारी बॉडी में पोल्यूशन की कोई जगह नहीं है। सो दैट्स अ xenobiotic फॉर अस। एंड देन कम्स फूड एडिटिव्स, आज के दौर का बहुत बड़ा मसला। आप किसी महंगे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे आप देखते हैं जी
तिक्का बोटी हरा, तिक्का बोटी लाल, तिक्का बोटी काला, तिक्का बोटी पीला, डिफरेंट डिफरेंट रंगों की उन्होंने बना के दी होती। ठीक है, सो वो किस तरह करते हैं, उनके कलर्स कैसे चेंज करते हैं? फूड एडिटिव्स, फ्लेवरिंग डालते हैं। जूसेस हम पीते हैं आजकल, फ्लेवरिंग डालते हैं, सिंथेटिक होती है। कलरिंग डालते हैं, सिंथेटिक होती है। एरोमा डालते हैं, सिंथेटिक होता है। बहुत सारी चीजें आती हैं सिंथेटिक, हमारी बॉडी में नहीं, उनकी कोई जगह नहीं, उनका कोई काम। लेकिन बॉडी बेचारी मजलूम क्या करे, बर्दाश्त करना पड़ता है उसे। देयर मेनी क्लासेस ऑफ जीनोबायोटिक्स। अगर आप इसको नोट डाउन करने बैठेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कुछ मेजर मेजर देख लेते हैं हम, ताकि हमें अंदाजा हो जाए। पेस्टिसाइड्स, पेस्ट्स को मारने वाली दवाइयाँ। ठीक है, ये कहाँ पे होती हैं? ये हमारे किसान, हमारे जो फार्मर्स हैं, खेतों में अपने फील्ड्स के अंदर स्प्रे करते हैं अपनी फसलों के ऊपर। ठीक है, मकसद क्या होता है इसका? कि वो जो वहाँ पे पेस्ट आ जाते हैं, जो उन फसलों को खाना शुरू कर देते हैं, उनको मारा जा सके। वो ही पेस्ट वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वहां से फिर हम उन्हें खाते हैं। जब वो हमारे पास पहुंचती है हम उन्हें खाते हैं। और ये एक दफा तो स्प्रे होती नहीं है, रेगुलर स्प्रे हो रही होती है। अब तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बन चुकी हुई हैं इनको स्प्रे करने वाली। कुछ कंट्रीज के अंदर तो एरोप्लेन से, जो छोटे प्लेन्स होते हैं फोकर्स, उनसे स्प्रे किया जाता है। इतने बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं। ड्रग्स आज के दौर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो आज के दौर में कोई बंदा ऐसा मुश्किल ही आपको मिले जो जिंदा हो और कहे जी मैंने आज तक कोई दवाई नहीं खाई। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जीनोबायोटिक। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, ये चिमनीज का धुआं, गाड़ियों का धुआं, स्टफ लाइक दैट। नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स इन प्लांट फूड्स, बात होगी इसके बारे में। केमिकल कार्सिनोजेंस, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल्स जो कैंसर कॉज करते हैं। कोई चीज आती है दिमाग में एकदम? मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिगरेट्स। ठीक है, इंसेक्टिसाइड, ये जो घरों में स्प्रे होते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए, वो मच्छरों के लिए अलग और कॉकरोच के लिए अलग। वो फूड एडिटिव्स, बात हो गई। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आने लगा। अबाउट मोर देन 200,000 मैन्युफैक्चर्ड environmental chemicals exist। 200,000, 2 लाख से ज्यादा इस वक्त दुनिया में environmental chemicals, ऐसे chemicals जो अल्टीमेटली environment में रिलीज होते हैं, वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। मोर देन 200,000। नेचुरली करेंगे वो अलग चीज है। ये हमारे पास जो इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो बीच में किसी भी किस्म का, तो आस्क अवे इन द चैट। मेरे सामने खुला हुआ चैट है, मैं देख के ना आंसर कर दूंगा, कोई बात नहीं। रिस्पॉन्सेज हमारे पास कौन कौन से आते हैं जीनोबायोटिक्स के? सबसे पहला टॉक्सिसिटी। जीनोबायोटिक्स हैं ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी में जरूरत नहीं है, जिनकी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इसके बगैर बेहतरीन चलता है। तो अगर कोई इस तरह का सब्सटेंस, जिसमें इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, ये जो एग्जांपल्स दिए हैं आपको, ये अगर हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली ऐड होते जा रहे हैं, तो उनका क्युमुलेटिव इफेक्ट आएगा, इकट्ठे होते जाएंगे। सिनर्जेटिक इफेक्ट आएगा, इकट्ठे होते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे। इसका ये इकट्ठे होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे ओवर ईयर्स। ठीक है, माशाल्लाह हमारी जो एवरेज एज है दैट इज अबाउट 50, समवेयर अराउंड 50। ऐड होते जाएंगे, होते जाएंगे, इट विल कॉज टॉक्सिसिटी। ठीक है, जीनोबायोटिक्स का रिस्पॉन्स है कि वो टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे। बॉडी को इसे निकालना पड़ेगा बाहर, इस जीनोबायोटिक को, जो सी भी ये टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है। ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, आर्सेनिक हो सकता है, एनीथिंग, any kind of substance that is not related, not produced in our body, are not required in our body in any sense. Then comes the cancers,
they cause cancers. These xenobiotics, they cause cancers. अभी एक निकोटीन की एग्जांपल दी थी, कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जांपल है, बहुत सारी चीजें, मेडिसिन इतनी ज्यादा हैं जो कैंसर कॉज करती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज कैसे? अगर जो जीनोबायोटिक आपकी बॉडी में आ रहा है वो प्रोटीन नेचर के अंदर है, प्रोटीन फॉर्म के अंदर है, तो वो क्या करेगा, वो बॉडी में जाके इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में इस तरह प्लांट फूड के थ्रू या किसी और तरीके से एंटर हो गई है, एनिमल फूड के थ्रू भी एंटर हो गई है, तो अगर तो वो प्रोटीन है, कोई एंटीजन है, तो बॉडी में जब ह्यूमन बॉडी में जाएगा तो वहां पे वो एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है ना, तो आपके पास इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। And the last response, most common response that is seen is pharmacological responses. ये हमारे beneficial responses में आ जाता है। देखिए टॉक्सिसिटी हमारा नेगेटिव रिस्पॉन्स, कैंसर हमारी बॉडी में ये एक नेगेटिव रिस्पॉन्स क्रिएट करी, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो है हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव रोल करते हैं, और फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी पॉजिटिव रोल करते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो मेडिकेशंस, जो ड्रग्स हम लेते हैं, जो मेडिसिन हम लेते हैं, उनका काम हमारी बॉडी में जो खराबी है उसको ठीक करना होता है, कुछ चीज खराब करना नहीं होता। लेकिन ऑफ कोर्स एवरी ड्रग कम्स विद देयर साइड इफेक्ट्स, ऐसा तो होता नहीं है कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। हाँ, ऐसी डोज जरूर सेट की जाती है आजकल की जो हमारी वेस्टर्न मेडिसिन है उसके अंदर, कि आपकी बॉडी में किसी किस्म का वो साइड इफेक्ट ना प्रोड्यूस करे, लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे। सो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों। पॉजिटिव इफेक्ट वो जो हमारी बॉडी में वो इफेक्ट्स देती है जो हमारे डिजायर्ड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे डिजायर्ड इफेक्ट्स हैं, और नेगेटिव वो जो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिनमें से एक है हमारे पास कैंसर भी है, ठीक है, पोस्चरल हाइपरटेंशन, बड़ी चीजें आ जाती हैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स। So these are the responses that are exerted by the xenobiotics. टाइप्स ऑफ जीनोबायोटिक, मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसी चीजें हम देखेंगे, एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जो हमारी डेफिनेशन से जरा हट के है। जरा डेफिनेशन को रिकॉल करें। डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? डेफिनेशन कुछ इस तरह थी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ना तो प्रोड्यूस होते हैं और ना ही उनका कोई लेना देना होता है बॉडी में, इनको हम जीनोबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन से आए थे? ये आपके सामने जो हमने पिछले सारे देखे थे, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, नेचुरली फाउंड इन प्लांट्स, केमिकल कार्सिनोजन, फूड एडिटिव्स और एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, ये सारे के सारे हमारी बॉडी में क्या है? एक्सोजिनस जीनोबायोटिक्स है, ठीक है, एक्सोजिनस जीनोबायोटिक। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द जीनोबायोटिक जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, ठीक है, बाहर से हमारी बॉडी में आते हैं। देयर इज अनदर टाइप ऑफ जीनोबायोटिक्स, एक तो होगी एक्सोजिनस, देयर इज अनदर टाइप ऑफ जीनोबायोटिक दैट इज एंडोजिनस। ये वो डेफिनेशन का थोड़ा सा वो है, वेरिएंट है, मसला है यहाँ पे। ये वो वाली टाइप है, वो वाले जीनोबायोटिक्स है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो जब प्रोड्यूस करती है ना हमारी बॉडी, बॉडी डोंट वांट दोस सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी, ठीक है। बॉडी क्या करती है उन्हें, ह्यूमन बॉडी ऐसे केमिकल रिएक्शंस जनरेट करवाए जाते हैं कि उन जीनोबायोटिक्स को एक्सक्रीट आउट कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। कौन सी वो चीजें? बिलिरुबिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा हीमोफाइलिया के अंदर। हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो जाए, बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में ज्यादा अमाउंट ज्यादा होने शुरू हो जाए, तो क्या होता है? डिजीजेस होती हैं, ठीक है, जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं हाइपर बिलिरुबिनीमियाज। बाइल सॉल्ट्स की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाए तो मसला खराब होना शुरू हो जाता है। स्टेरॉइड्स कुछ ऐसे हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए तो इफेक्ट्स ऐसे आने शुरू हो जाएंगे जो हमारी बॉडी के लिए डेट्रीमेंटल होंगे, बुरे होंगे, खराब होंगे, ठीक है। और तो ये वो एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि एंडोजीनस टाइप्स के भी जीनोबायोटिक्स होती हैं, सिर्फ एक्सोजीनस नहीं। लेकिन मोस्टली हमारा जो काम चलेगा ना वो ये एक्सोजीनस के ऊपर चलेगा, ठीक है। जो हमारा ये टॉपिक चलेगा वो एक्सोजीनस पे चलेगा, एंडोजीनस पे नहीं, क्योंकि एंडोजीनस हम साथ साथ करते रहते हैं। जहां पे हम बिलिरुबिन पढ़ेंगे उसका देख लिया आप लोगों ने, जहां जहां जो चीज आएगी वो साथ साथ चलती रहेगी, वो बॉडी का हिस्सा है, हमारी बायोकेमिस्ट्री का, ह्यूमन बॉडी का हिस्सा, तो हम साथ साथ पढ़ते रहते हैं। जीनोबायोटिक्स वो जो हमारी बॉडी में बाहर से आते हैं, इनको यहाँ पे देख रहे हैं हम। हाँ जी,
ये जो एक्सोजेनस ज़ीनोबायोटिक्स हैं और एंडोजेनस ज़ीनोबायोटिक्स हैं, ये बॉडी में आ गई हैं, सामने मार्ज़ वजूद में आ गई हैं, आपके सामने पिक्चर में आ गई हैं, तो दे अंडरगो बायो ट्रांसफॉर्मेशन। These xenobiotics undergo bio ट्रांसफॉर्मेशंस। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या बदला है जी? नाम से जाहिर है कुछ ट्रांसफर हो रहा है, बायो तो ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, तो समझ आती है थोड़ी सी। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द केमिकल मॉडिफिकेशन मेड बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑन अ केमिकल कंपाउंड। अच्छा जी, ऑर्गेनिज्म कौन है? ह्यूमंस। केमिकल कंपाउंड हमारे पास क्या है यहाँ पे? जीनोबायोटिक्स। और केमिकल मॉडिफिकेशन क्या है हमारे पास? ऑफ कोर्स ये वाया सम रिएक्शन ही हो सकती है। So biotransformation is a chemical modification made by an organism on a chemical compound. That is your biotransformation. Biotransformation के कुछ purposes हैं। Purposes क्या हैं? Conversion of lipophilic compounds to hydrophilic compounds. Very important point. थोड़ा मैं इसके ऊपर टाइम लगाना चाहूंगा। लिपोफिलिक कंपाउंड्स वो होते हैं हमारे पास जो लिपिड लविंग होते हैं। जो लिपोफिलिक होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। जो लिपोफिलिक है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है तो इसका मतलब हमारी बॉडी में फ्लूइड में वो डिसॉल्व नहीं हो सकते, वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में डिसॉल्व नहीं हो सकते, वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में डिसॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। अगर वो डिसॉल्व नहीं हो सकते तो वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना मुश्किल काम है यूरिन में, ठीक है। क्योंकि यूरिन में तो वही है ना, आपकी ब्लड के अंदर कोई चीज इंक्रीज होती जाएगी, वो फिल्ट्रेट में जाएगी, अगर तो वो फिल्टर होगी तो बाहर जाएगी, फिल्टर वही होगी जो वाटर सॉल्युबल होगी। तो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स को हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है, उनको वाटर लविंग बनाया जाता है। जब वो वाटर लविंग बन जाते हैं तो दे कैन बी इजीली एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। So that is the foremost purpose of the biotransformation. नेक्स्ट उसी से रिलेटेड है, इट फैसिलिटेट्स एक्सक्रीशन। वाटर सॉल्युबल होगा, हाइड्रोफिलिक होगा तो एक्सक्रीशन हो ही जाएगी। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं इसके हमारे पास। ये उसी को जरा रिपीट किया हुआ डिफरेंट वर्ड्स में। कॉन्सिक्वेंसेस, चेंजेस इन द सॉल्युबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉल्युबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक को क्या मतलब, यानी कि हाइड्रोफोबिक से हाइड्रोफिलिक बना लेती है बॉडी इन कंपाउंड्स को, और उसके मकसद क्या है, उनको एक्सक्रीट आउट करना। मेटाबॉलिक एक्टिवेशन करवा कॉन्सिक्वेंस में, या मेटाबॉलिक डीएक्टिवेशन करवाती है किनकी? ज़ीनोबायोटिक्स की। अब ये एक और वेरिएंट आ गया कि ज़ीनोबायोट आपकी बॉडी में आया, या तो वो एक्टिवेट होगा या वो डीएक्टिवेट या इनएक्टिवेट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम जरा ये देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में जो फैक्टर्स हैं that affect the biotransformation that are prior administration। ये जिस चीज की बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने लगी है, जिस ज़ीनोबायोटिक की, वो पहले कितनी दफा बॉडी में इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है। अगर वो बॉडी में पहले से ही आया हुआ है तो वो पहले से ही एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो किसी तरह बायो ट्रांसफर हो ही नहीं रहा, बायो ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं रहा, एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो प्रायर एडमिनिस्ट्रेशन, या अगर पहले एडमिनिस्टर हुआ हुआ है तो उसके रिस्पॉन्स में कोई ना उसको डीग्रेडिंग, उसके कोई ना कोई डीग्रेडिंग एंजाइम प्रोड्यूस किया बॉडी ने, अगर वो मौजूद होगा तो उसकी बायोट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास डाइट है। जो खाना हम खाते हैं, क्या वो खाना इतना साफ, इतना सही है कि उसमें कोई ज़ीनोबायोटिक्स ना हो, उसमें पोल्यूटेंट्स ना हो, उसमें पेस्टिसाइड्स ना हो, उसमें कोई फूड एडिटिव्स ना हो, या हम सब कुछ मिला के खाते हैं, वो खाना भी गंदा होता है, वो उसमें फूड एडिटिव्स भी होते हैं, उसके अंदर
पेस्टिसाइड भी ठीक ठाक स्प्रे हुआ होता है रॉ फॉर्म के अंदर, ठीक है। प्लस अगर मैं थोड़ा सा मजीद ऐड कर दूं, ऐसे जानवरों का भी होता है जो हमारे लिए हलाल भी नहीं है बीइंग मुस्लिम, ठीक है ना, हम वो खाना खाना पसंद करें और वो भी महंगे दामों, तो फिर क्या हालात होंगे। कोर्स इट अफेक्ट्स योर बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जेनेटिक्स का मतलब है कि आपकी बॉडी में डीएनए होता है जिसपे जीन्स होते हैं आपके, वो आरएनए प्रोड्यूस करती है, डीएनए से ट्रांसक्राइब होकर आरएनए प्रोड्यूस होता है, आरएनए से ट्रांसलेट होके प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो अगर ये कहीं पे मसला खराब हो जाएगा या यहाँ पे, तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मसला हो जाएगा। डिजीज कंडीशन के अंदर बॉडी इमेसिएटेड होती है, बॉडी डिप्लीटेड फॉर्म में होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होती है, ऑफ कोर्स उसमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर इफेक्ट्स पड़ेंगे, एज पे इफेक्ट पड़ेंगे, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन कम होती जाती है। फंक्शनल स्टेटस ऑफ किडनी एंड लिवर वेरी इंपॉर्टेंट। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मोस्टली अकर इन लिवर एंड किडनी, और अगर यही ऑर्गन्स आपके पास सही वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल लिवर सिरोसिस हुआ हुआ किसी बंदे को, उसमें क्या बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, किसी को रीनल फेलियर हो गया, नेफ्राइटिस हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया किडनी से, उसको क्या उसमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन होनी, वो तो वैसे ही काम खराब हुआ पड़ा उसका। जिस चीज ने, वही बात है, चाय बनाई आपने, छन्नी रखते हैं ना वो कप में डालने से पहले, तो आपने छन्नी रखी है, अब चाय डाल रहे हैं, लेकिन वो छन्नी है वो पतले पतले सुराख नहीं है, पूरी बड़े बड़े सुराख है, तो क्या फायदा होगा ऐसी का, ऐसे ऑर्गन का जो पहले ही नकारा हो चुका हो, वहां बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। ठीक हो गया जी। दो चीजें हमने देखी थी ये पिछली से पिछली स्लाइड में, एक थी हमारे पास मेटाबॉलिक डीएक्टिवेशन, दूसरा इसका क्या वेरिएंट था, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, ठीक है। मेटाबॉलिक डीएक्टिवेशन को पहले देखते हैं, इसको हम डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। मेटाबॉलिक डीएक्टिवेशन को डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं। यू कैन रिमेंबर बाय द प्रेजेंस ऑफ बोथ दीज। रिएक्शन क्या है यहाँ पे, सिंपल सा, पोटेंशियली टॉक्सिक xenobiotics आर कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स। ऐसे मेटाबोलाइट्स जो बॉडी में किसी किस्म की कोई खराबी ना प्रोड्यूस करें, दैट है इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स। बॉडी में उनकी मेटाबॉलिज्म के लिए मजीद ऐसी कोई मैकेनिज्म ना मौजूद हो तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाए, तो मैकेनिज्म मौजूद हो उनको ऐसे मेटाबोलाइट बनाए, दूसरों को वाटर सॉल्युबल करे और उनको बॉडी से निकाल। So that is your deactivation or detoxification phenomena. The other one was metabolic activation. ठीक है, ये डिफरेंट है। ये वर्ड जो है ये भी थोड़ा सा डिफिकेशन डिफाई करना, इनहैंस करना, किसी को अच्छे अच्छे कपड़े पहना के साफ सुथरा बना के सुर्खी पाउडर लगा के बिठा देना। तो पहला हमारे पास डीएक्टिवेशन में डिटॉक्सिफिकेशन, तो एक्टिवेशन में हमारे एक्सोटिफिकेशन। इसमें हमारे पास क्या होता है, रिलेटिवली हार्मलेस xenobiotics को रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। हम जब मेडिसिन खाते हैं, जो हम दवाइयां खाते हैं, वो जब तक वो ब्लिस्टर फॉर्म में अपने पत्ते में होती हैं तब तक वो रिएक्टिव फॉर्म में नहीं होती हैं, ठीक है, तब तक वो रिलेटिवली हार्मलेस फॉर्म में होती है, xenobiotics में होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, उसे खाते हैं, वो एक्सोटिफाई होता है, एक्सोटिफाई होता है तो वो रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होता है। वो जो रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं एज कंपेयर टू दी इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स, ये जो रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं इसका क्या काम है, इनका ये बॉडी में कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएंगे, हमें बॉडी को जो भी चाहिए वो। तो बॉडी दोनों तरीके से चलती है, ठीक हो गया। डिटॉक्सिफाई भी कर रही होती है जहां पे डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत होती है, और एक्सोटिफाई भी कर रही होती है जहां पे एक्सोटिफिकेशन की जरूरत होती है, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर नीड। और जी दो छोटे छोटे टॉपिक डन। आगे चलें, मेटाबॉलिज्म ऑफ xenobiotics को देखते हैं। सच कुछ ऑर्गन्स बने हुए हैं, लिवर है आपके पास, आपके गट माइक्रोब्स पड़े हैं, आपका गट पड़ा हुआ है, किडनी भी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। हमारी बॉडी में अगर xenobiotics आ जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो बॉडी के कुछ रिस्पॉन्सेस पढ़े थे हमने, वो क्या थे, टॉक्सिसिटी कॉज करेगी,
ये जो जीनोबायोटिक्स है कैंसर्स कॉज कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स कॉज कर सकती है ये हमारी बॉडी में जीनोबायोटिक्स। करेगी कैसे ये इफेक्ट्स प्रोड्यूस, तरीकाकार क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अ जीनोबायोटिक में अंडरगो अ फेज 1 रिएक्शन, ठीक है। At the end of phase 1 reaction, what you achieve the xenobiotics that may end up either activated or unchanged or inactivated। यहाँ पे तीन हमारे पास कम्स आ सकते हैं। पहला आउटकम क्या हमने देखा, एक्टिवेटेड, अनचेंज्ड, कोशिश बड़ी की तो काम कोई नहीं बढ़े। फेज 1 के रिएक्शन में बॉडी बहुत कर रही लेकिन किसी किस्म की चेंज ना आए जीनोबायोटिक में, तो दैट इज योर अनचेंज्ड फॉर्म। और लास्टली हमारे पास क्या है, इनएक्टिवेट कर दो, वो जो आया था आपके पास जीनोबायोटिक उसको इनएक्टिवेट कर दो। ठीक हो गया जी, ये तीन ऑप्शंस है हमारे पास। इन सब में ये सबसे कॉमन है वो इनएक्टिवेट है, ठीक है, क्योंकि उसको इनएक्टिव करेगी तो वो बॉडी से बाहर चला। इनएक्टिव कैसे करेगी, अगर वो लिपोफिलिक है तो उसको हाइड्रोफिलिक बनाएगी, हाइड्रोफोबिक है तो उसे हाइड्रोफिलिक बनाएगी और बॉडी से निकाल बाहर करेगी इनएक्टिव करके उसको। और जी इनएक्टिव हो गया तो फिर तो बाहर जाएगा बॉडी से। अदरवाइज ये दोनों फॉर्म जो है एक्टिव और ये अगर होंगी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं फेज 1 के रिएक्शन के, ये फिर जाते हैं फेज 2 में, ठीक है। इन फेज का नाम ही है फेज 1 और फेज 2, और कोई नाम नहीं है इनका। फेज 2 में जाते हैं। फेज 2 के एंड पे क्या होता है, xenobiotics usually end up inactivated and ready for excretion। जो यहाँ पे भी मोस्ट कॉमन था आपके पास, आपके पास यहाँ पे भी इनएक्टिव करवाएंगे आप और उसको एक्सक्रीशन के लिए तैयार करेंगे। ठीक हो गया, तो दोनों का एक ही एम है, इसको इनएक्टिव करो और बॉडी से बाहर निकालो। अगर एक्टिवेट कर दिए, जब काम पूरा हो गया उसका, तो एक्टिवेट कर भी दिया जब उसका काम, तो उसको कंप्लीट करो और बाहर निकल, जान छोड़ो उससे। अगर अनचेंज रह गया फेज 1 के अंदर, फेज 1 रिएक्शन में अनचेंज रह गया, तो तब भी फेज 2 के अंदर उसको इनएक्टिवेट करके बाहर निकाला जाए। ठीक हो गया। अच्छा, xenobiotic जब बॉडी में आती है ना, तो ये भी हो सकता है कि वो सीधा सीधा फेज 1 में जाए, फेज 1 से फिर फेज 2 में जाए और वो एक्सक्रीशन हो जाए। ये भी हो सकता है कि वो सीधी ही फेज 2 में चली जाए, 1 में जाए ही ना। 1 में जाने के लिए उसके पास किसी किस्म के फेज 1 रिएक्शंस के लिए वो जो साइटोक्रोम P450 है, उस xenobiotic के लिए कोई साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेज हो ही ना, तो वो आपकी बॉडी में सीधा फेज 2 में जाएगा और फेज 2 के रिएक्शंस होंगे और जान छूट जाएगी। फेज 1 ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ xenobiotics, रिएक्शंस और एंजाइम्स देखने हमने इसमें। रिएक्शंस हमारे पास आते हैं हाइड्रोक्सिलेशन, रिडक्शन, डीअमाइनेशन, डीहैलोजिनेशन, डीसल्फ्यूरेशन, एपॉक्सीडेशन। ये हमारे पास आप ह्यूमन बॉडी में फेज 1 रिएक्शंस हैं, ठीक है। और भी हो सकते हैं मगर ये मेजर, ठीक है। और the enzyme that bring about these reactions, all of these reactions, it's only one, that is cytochrome P450। और ये एक नहीं है, ये एक अकेला नहीं है, पूरी फौज है, ठीक है।
50 प्लस जीन्स है बॉडी में जो ये साइटोक्रोम P450 प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि एंजाइम्स है तो कुछ जीन्स होंगे, डीएनए मौजूद होगा तो आरएनए बनेगा, आरएनए मौजूद होगा तो आपके पास प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन वो जो आपका एंजाइम है साइटोक्रोम P450। तो 50 प्लस आपके पास ये जीन्स हैं और अबाउट 150 आइसोफॉर्म्स हैं, 150 आइसोफॉर्म्स हैं आपके पास ह्यूमन बॉडी में साइटोक्रोम P450 की। तो ये बहुत सारे रिएक्शंस और भी करवा सकती है, बट these are some of the major reactions that occur। फेज 2 में हमारे पास फिर वही रिएक्शन एंजाइम्स ही देखने हैं हमने। फेज 2 के रिएक्शंस ये सारे के सारे कंजुगेशन रिएक्शंस हैं, ठीक है ना। कंजुगेशन विद either some macromolecule in the body, ठीक है, or some other molecule, either macromolecule or micromolecule के लिए some other molecule in our body, ठीक है। कॉन्जुगेशन किस किस के साथ, ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ जिसे हम ग्लूक्रोनाइडेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन किसके साथ, सल्फेट्स के साथ जिसको हम सल्फेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन किसके साथ, एसिटाइल के साथ, एसिटाइल ग्रुप के साथ जिसे हम एसिटाइलेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन मिथाइल ग्रुप के साथ जिसे हम मिथाइलेशन कहते हैं। एंड कॉन्जुगेशन विद द ग्लूटाथायोन, ठीक है। ये हमारे पास फेज 2 के रिएक्शन। फेज 1 के क्या क्या रिएक्शन से थोड़ा सा रिकॉल करो। हाइड्रोक्सिलेशन, रिडक्शन, डीसल्फेशन, डीहैलोजिनेशन, कुछ इस तरह के थे वहां पे, एपॉक्सीडेशन, डीएमाइनेशन। ये हमारे पास थे फेज 1 के। और फेज 2 के हमारे पास आ गए ग्लूक्रोनिडेशन, सल्फेशन, ग्लूक्रोनिडेशन, सल्फेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन और कॉन्जुगेशन विद ग्लूटाथायोन। अच्छा, फेज 1 के अंदर हमारे पास एंजाइम कौन सा था, साइटोक्रोम P450। एक कोई एंजाइम था जिसकी अलग अलग आइसोफॉर्म्स हैं जो ये सारे के सारे रिएक्शन और अदर रिएक्शंस करवाते। लेकिन ये जो आपके पास फेज 2 के रिएक्शंस हैं इनके अपने एंजाइम्स हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। We have 5 minutes remaining in our lecture. You may ask whatever question you want. कुछ समझ आई है कि नहीं आई है, फीडबैक दो मुझे। 5 मिनट है मेरे पास, कोई क्वेश्चन है वो पूछो, फीडबैक है वो दो, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, मजे का टॉपिक है, स्पेशली साइटोक्रोम P450 जब आप पढ़ते हो ना, यू लाइक इट, यू वुड लाइक इट। मुझे अच्छा लगा था जब मैंने पहली दफा पढ़ा था। कुछ चीजें हैं इसमें साइटोक्रोम P450 स्पेशली, बाकी सब कुछ कहानियां ज्यादा याद रखने वाली चीजें, मगर साइटोक्रोम P450 जो है ना वो एक मजे की चीज है। वो इंशाल्लाह कल देखेंगे, कल तो नहीं आप लोगों का लेक्चर सैटरडे को, आप लोगों का मंडे को लेक्चर है, इंशाल्लाह मंडे को देखेंगे। अल्लाह खैर रखे। जी गौहर, थैंक यू वेरी मच गौहर जावेद, आपने यस सर कह दिया कि मुझे कुछ समझ आ गई। करता हूँ, पूरे टाइम पे छोड़ूंगा। मैं जैसे ही आपको होस्ट बनाऊंगा ना यार, यहाँ से लॉग ऑफ हो जाएगा। आपके कंप्यूटर का इशू है, एक दफा भी डिस्कनेक्शन नहीं हुई है मेरे कंप्यूटर से, आपके कंप्यूटर का इशू है। या तो कंप्यूटर सिस्टम चेंज करो, इसका सिस्टम पर नया ला के रखो, बाकी सारा तो ऑनलाइन हो रहा है ना। यहाँ इसको कुछ करो। यस सर, हाउ पॉइजन इफेक्ट आवर बॉडी। अच्छा, ये जो है ना कि हाउ डू पॉइजन इफेक्ट, हर पॉइजन का अपना इफेक्ट होता है, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका अपना इफेक्ट है, आर्सेनिक है उसका अपना इफेक्ट है, साइनाइड है उसका अपना इफेक्ट है, ठीक है ना। और भी एक नहीं कई ये क्वेश्चन है ना, हाउ पॉइजन इफेक्ट आवर बॉडी। पॉइजन है तो वो डिजास्टर इफेक्ट का, उसका डिजास्टर्स इफेक्ट होगा। और अगर उसका मैकेनिज्म जानना चाहते हैं ना तो
बताने को बड़े आराम से बताया जा सकता है, लेकिन ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है इस वक्त। हाउ पॉइजन इफेक्ट आपके कोर्स का हिस्सा, हाउ जीनोबायोटिक्स इफेक्ट, हम उसे डिटॉक्सिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन दैट बीइंग सेड, आपकी बॉडी में पॉइजन भी उसी तरह डिटॉक्सिफाई होते हैं जिस तरह जीनोबायोटिक्स डिटॉक्सिफाई हो रही होती हैं, लेकिन पॉइजन के जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं वो जिन जिन चीजों को हम पॉइजन लेबल करते हैं ना, वो जिनको वो खोपड़ी बनी होती है और दो हड्डियां बनी होती है, वो जो फिनोमिना है ना, वो है काफी डिजास्टर्स। उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं, डिजास्टर इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, वो बहुत प्रोनाउंस्ड होते हैं और बहुत फास्ट होते हैं, जिनको हम पॉइजन लेबल करते हैं, हाईली पॉइजनस जिसे कहेंगे ना। तो वो जितनी देर में बॉडी फेज 1 फेज 2 रिएक्शन के लिए साजो सामान इकट्ठा कर रही होगी, इधर उधर हारता है मार रही होगी, उतनी देर में पॉइजन अपना काम दिखा के बंदा मार चुका होगा। तो वहां पे फेज 1 फेज 2 रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। ये वो वाली चीजें जीनोबायोटिक जो बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, ओवर टाइम अगर एक्यूमुलेट होती जाए तो मसला खराब करती है, अदरवाइज नहीं। ठीक हो गया जी। कल इंशाल्लाह लेक्चर शुरू करेंगे। सॉरी, फिर कल कह रहा हूँ, अब तो आदत सी है मुझको रोज लेक्चर देने की। एनीवेज, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जब भी होगा, मंडे को होगा मोस्ट प्रोबेबली, उसके लिहाज से देखें। ठीक हो गया जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम बेटा। क्वेश्चंस तैयार रखिएगा मेरे लिए, अगले सेशन में, अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह जीनोबायोटिक्स खत्म करेंगे। ठीक हो गया। लो जी, आई एम साइनिंग आउट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।